हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। अब इसके बाद मैं जनाब राजेश दरुकिया से दरख्वास्त करूंगा। आप 2008 से 2013 के बीच में पटेल नगर से आपने दिल्ली असेंबली को रिप्रेजेंट किया है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आप लोकसभा के कैंडिडेट रहे हैं इसी इलेक्शन में, 2019 के जनरल इलेक्शन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के आप मेंबर हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया कौमी तंजीम के नेशनल प्रेसिडेंट हमारे लीडर तारिक अनवर साहब, दिल्ली प्रदेश के कौमी तंजीम के अध्यक्ष हमारे भाई समी सरवानी साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के और बहुत ही दिल्ली के अंदर की पहचान रखने वाले भाई मीम अफजल साहब, यहाँ पर बिहार से आए बल्लू भाई, यहाँ पर उपस्थित इशरत जहां जो हमारी कॉर्पोरेटर रही है दिल्ली से, ताहिर साहब, वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं यूपी से, और यहाँ पर उपस्थित बहुत ही मेरे सम्मानित हमारे सीनियर्स, हमारे साथियों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया, अपनी बात करने का मौका दिया गया। आज उससे पहले इस तरीके से तारिक अनवर साहब ने बहुत तफसील से आप सब लोगों को देश के हालात की जानकारी दी और उसी तरीके से मीम अफजल साहब ने बहुत ही डिटेल में आपको सब चीज़ें बताई। मैं कुछ बिंदुओं के ऊपर बात करना चाहूँगा कि देश आज किन हालातों से गुजर रहा है। अभी मैं 4 दिन पुराना वाकया एक आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ऑल इंडिया कौमी तंजीम का पहले बात करना चाहूँगा। ऑल इंडिया कौमी तंजीम के इस पैम्फलेट के ऊपर सबसे बड़ी फोटो महात्मा गांधी जी की है। इसका मतलब देश के हमारे सभी धर्म के लोग महात्मा गांधी जी का एहतराम करते हैं, उनको इज्जत देते हैं और ये मानते हैं कि देश के अंदर आज अगर सभी धर्मों को बराबर का मान सम्मान देने की किसी ने बात कही थी, अगर सभी को साथ जोड़ने की बात की थी, सर्व धर्म समभाव की बात की थी, तो महात्मा गांधी जी ने की। लेकिन 4 दिन पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसमें कुछ शरारती तत्वों ने, आरएसएस के लोगों ने, एबीवीपी जो उनका एक छात्र विंग है बीजेपी का, उन लोगों ने दामोदर सावरकर की वहां पर मूर्ति लगा दी और वो मूर्ति किनके बराबर में लगाई? सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति के साथ। मतलब उनकी नजर में जो गांधी जी का हत्यारा है उसकी वो इबादत करना चाहते हैं, उसकी पूजा करना चाहते हैं, उसका मंदिर बनाना चाहते हैं। कल मेरे ऑफिस में बिल्कुल बराबर में ऑफिस है, यहाँ पर मैंने तमाम जो एनएसवाई के हमारे कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट लीडर्स हैं, मैंने उन सब लोगों को बुलाया और इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैंने बातचीत की, डिस्कस किया। मैंने उनको बताया कि ये इससे हमें महसूस करना है कि आज इन लोगों की सोच, इनकी फितरत किस तरीके से देश के अंदर एक डिवाइड करने की है। और क्योंकि आप लोग देश का भविष्य हैं, स्टूडेंट हैं, और कांग्रेस पार्टी की पहली जो जमात है उसके वो एनएसवाई है, स्टूडेंट लीडरशिप है, उसमें आप लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि लोगों के बीच में जाएं और लोगों के बीच में जाकर एक डायलॉग रखें। मैंने उनको एक कार्यक्रम कल दिया। मैंने उनको कहा कि जहां पर ये दामोदर सावरकर की बात करते हैं, सावरकर की सोच एक बिल्कुल देश के अंदर
डिफरेंट थी, जिसने 16 बार लिखित रूप में अंग्रेजी हुकूमत के सामने माफीनामा लिखा। हमें लोगों के बीच में जाकर वहां पर बताना है कि ये लोग सावरकर का मंदिर बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो हम स्टूडेंट्स हैं, हम गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती मनाना चाहते हैं, उनकी सालगिरह मनाना चाहते हैं। उसके लिए आपसे 1 रुपया चाहिए। तो लोगों के बीच में जाएंगे तो एक कंपैरिजन रखेंगे, एक आप उसमें दोनों के बीच में लोगों को ये डिसाइड करने का मौका देंगे कि उनको कौन चाहिए, सावरकर या महात्मा गांधी। तो जाहिर सी बात है, जो ज्यादातर लोग हैं वो महात्मा गांधी जी की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि देश के अंदर अगर आजादी की लड़ाई किसी ने लड़ी थी तो बिहार के चंपारण से उसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि मुझे याद है समी सलमानी साहब अभी बता रहे थे कि जब ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के दिल्ली के अध्यक्ष थे तो मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, यूथ कांग्रेस का। तो उस वक्त में परवीन तोगड़िया जो बजरंग विश्व हिंदू परिषद का जो हेड है, उसने दिल्ली के अंदर त्रिशूल बांटने की बात की। तो मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, अहमद पटेल साहब उसके उस वक्त में इंचार्ज थे दिल्ली के। तो मैंने उनसे बातचीत करके मैंने कहा कि जहां पर ये त्रिशूल की दीक्षा देंगे यूथ कांग्रेस, वहां पर कलम की दीक्षा देगी। मतलब जहां पर एक त्रिशूल बांटेंगे हम लोग वहां पर जाएंगे टीम बनाकर और वहां पर कलम, पेंसिल और एजुकेशन की बात करेंगे। तो आवाम फैसला करेगा, आवाम ये फैसला करेगा कि उनको अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं, जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनको त्रिशूल चाहिए या कलम चाहिए, फैसला अपने आप हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी जिस तरीके से अभी देश के अंदर ये लोग देश के अंदर सेफ्रनाइजेशन की बात करना चाहते हैं, भगवाकरण की बात करना चाहते हैं, उसका हमारे को वहां पर तिरंगे को इज्जत देने की बात करनी है। जहां पर ये लोग सावरकर की बात करते हैं वहां पर हमें महात्मा गांधी की बात करनी है। जहां पर ये त्रिशूल और तलवार बांटने की बात करते हैं वहां पर हम लोगों को कलम और एजुकेशन की बात करनी है। फैसला आवाम, फैसला लोग अपने आप कर देंगे। मैं आज के जो देश के अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर नईम अफजल साहब ने थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश की थी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आज देश की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। जो ग्रोथ रेट है, जब 2014 के अंदर हमारी सरकार बनी थी, मैं तारिक अनवर साहब ये बताना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे इकोनॉमिक्स के ऊपर रिसर्च करने का शौक है। तो मैंने उसके अंदर पाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो पूरे विश्व के सबसे जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, जब उन्होंने वो कुर्सी पे बैठे तो देश के अंदर एक डिफरेंट माहौल था। वहां पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज और जो कारोबारी लोग थे उनको काम करने के लिए सहूलियत मिली, एक हौसला मिला और प्रोडक्शन इस लेवल पे चला गया कि ग्रोथ रेट हिंदुस्तान का 65% था। वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इकोनॉमी के लिए जो आइडल ग्रोथ रेट होना चाहिए वो 14%, 15% होना चाहिए। लेकिन मतलब कैश फ्लो इतना इजी था, लोगों को एक अच्छा माहौल मिला और हमारा ग्रोथ रेट उस लेवल पे चला। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस के लीडर्स ने बैठ के उसके ऊपर चर्चा की कि ये देश के हित में नहीं है, इसको वापस नीचे लाना पड़ेगा। हमको 2 साल लगे वापस ग्रोथ रेट को, मतलब प्रोडक्शन को नीचे लाने में, क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाता, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया और खरीदार कम हो गए, ऐसा हो जाता मार्केट के अंदर। उसको लाते लाते भी हम 20% पे रुके और उसको बाद में लाकर हम लोग उसको 14-15% पे लेकर आए। आज के क्या हालत है भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में, जहां पर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ पर हम लोग -1% पे चल रहे हैं। आप समझ सकते हैं इकोनॉमी की क्या हालत है। उस देश की इकोनॉमी बिल्कुल, ये समझ लीजिए कि खत्म हो चुकी होती है। जिस देश के अंदर इंपोर्ट बढ़ जाता है
और इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है। आज हिंदुस्तान के अंदर एक्सपोर्ट हमारा माइनस में और सरप्लस जो है इंपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब जो लोकल हमारा जिस जीडीपी की ये लोग बात करते हैं, जिसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था जो नोटबंदी आप लोग करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के उसके ऊपर इतना बुरा असर होने जा रहा है कि 2% हम लोग नीचे आ जाएंगे और कुछ महीने के बाद ही हम लोगों की जो जीडीपी थी वो 2% नीचे आ गई। बात कर सकते हैं? तो ये इसलिए बताना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था अगर खराब होती है तो उसका असर किसके ऊपर होता है? जो अल्पसंख्यक है, जो एससी कम्युनिटी है, दलित भाई हैं। आज हमारे को जरूरत है सब लोगों को एकजुट होकर संविधान को बचाने की, उस संविधान को बचाने की जिसको लिखा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, और उसके अंदर हर वर्ग के, हर समुदाय के, हर प्रदेश के जो लोग थे, गरीब लोग, दलित लोग, महिलाएं, उनके अधिकारों को उसमें उन्होंने मेंशन किया था, उसमें लिखा था, और आज वो खतरे में है। मैं इस बात के लिए इतना कहना चाहूंगा, कौमी तंजीम जब भी अपना कोई कार्यक्रम बनाए तो संविधान बचाने का भी एक कार्यक्रम उसके अंदर हम लोग रख सकते हैं। जब लोगों के बीच में जाएंगे तो संविधान, आज आप देखिए नौजवानों के पास में रोजगार नहीं है तो उसको पकौड़े तलने की सलाह दी जाती है। आज हर 3 घंटे में एक महिला के साथ में यौन शोषण होता है और ये लोग बात करते हैं कि महिला सुरक्षा में देने की बात कर रहे थे। सीधा सीधा सा इसका मतलब ये है कि जो संविधान है वो खतरे में है। आज कभी तो मॉब लिंचिंग, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी 370 के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पर ये लोग देश के अंदर जो एक फिरका परस्त ताकतों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी हमको चर्चा करने की आवश्यकता है। आज तमाम प्रदेशों से लोग आए हैं यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर एक प्रपोजल रखा गया कि हमें अपने अपने प्रदेशों में जाकर लोगों के बीच में जाकर एक डायलॉग रखना है, बातचीत करनी है, एक संवाद रख लें, एक चर्चा रख दें और वहां पे जब बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी। देखिए, मैं पुरानी दिल्ली में, मेरी परवरिश, पैदाइश मेरी पुरानी दिल्ली की है, पुरानी दिल्ली से दिल्ली 6 वहां पर हम लोगों के जो बड़े थे, जब जुम्मे की नमाज होती थी तो वहां पर हमारे घर के नजदीक में एक मस्जिद थी, तो वहां पर हमने देखा कि वो पहले भिश्ती होते थे जो मशक के अंदर पानी डालते थे, तो उनको पैसे देकर मस्जिद के बाहर छिड़काव करवाते थे पानी की, ये कहकर कि आज जुम्मे की नमाज है, हमारे मुसलमान भाई आएंगे तो वो नमाज पढ़ेंगे। आज देश के हालत क्या है? आज देश के हालात है, हमारी परवरिश उस माहौल में हुई है और आज ये देश के हालात है कि जुम्मे की नमाज अगर हमारे भाई सड़क के ऊपर बैठकर पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है और उसके ऊपर ये बताया जाता है कि मस्जिद में बैठकर आप लोग नमाज पढ़ो। कि देश के लिए, हमारे सब लोगों के लिए खतरे की घंटी है वो अजान। मैं अभी पीछे तारिक अनवर साहब ने मेरे चुनाव के अंदर बहुत कैंपेन किया, मेहनत की और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। एक हमारी मीटिंग चल रही थी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अभी जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए, तो वहां पर अजान होने लगी। तो हमें जैसा सिखाया गया है, कांग्रेस पार्टी में सिखाते हैं और हमारे परिवारों में भी सिखाया गया है, तो हमने अपनी तकरीर को रोक दिया वहां पर, हम चुप होकर खड़े हो गए। जब वो खत्म हुई तो हमने लोगों को बताया कि हमारा अदब है आपके समाज के लिए। और आज क्या कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, वो जो लाउड स्पीकर मस्जिद के ऊपर लगा होता है उसको दबाने की बात। तो यहाँ पर ये सिर्फ, यहाँ पर जैसा मीम अफजल भाई कह रहे थे, मैं उसमें ये कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि मुसलमान अगर अपने हक की बात करेगा तो देशद्रोही कहलाएगा। लेकिन हमें करना क्या है कि जो हिंदू भाई है, जिस तरीके से आपने एक सलाह दी कि वहां पर जो दलित है वो भी उसी तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे हैं जैसे मुसलमान किए जा रहे हैं, तो हम सब लोगों को इकट्ठे होकर अगर हम अपनी आवाज उठाएंगे, कौम की आवाज उठाएंगे और सभी
धर्म समुदायों की बात करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि ये सरकार की आंखें खुलेंगी, कान खुलेंगे। अभी पिछले दिनों में आपने देखा, आपके तो वहीं के क्षेत्र की बात है सलमानी साहब, तुगलकाबाद में 600 साल पुराना रविदास मंदिर, रविदास जी जो गुरु ग्रंथ साहब है, जो सिख कम्युनिटी मानते हैं, उनके ग्रंथ में उसकी शुरुआत शिरोमणि संत रविदास जी के उनकी अपनी बातों से हुई है। जो कितने बड़े थे, कितने सीनियर थे, और उनके मंदिर को जो जब सिकंदर लोदी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने उनसे प्रभावित होकर, खुश होकर उनको जमीन दी थी कि आप यहाँ पे रहें। वो कुछ दिन वहाँ पे रहे भी थे। वो ऐतिहासिक जगह है, प्राचीन जगह है। एक फैसला उठाया उन्होंने और कर दिया क्या कि वहाँ पे जो लोकल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी जमीन खाली पड़ी हुई है, गरीबों की है, शोषितों की है, इनमें शायद कोई आवाज नहीं उठाएगा, इनकी जमीन को कब्जा कर लो। उन्होंने वो कब्जा करने की कोशिश की तो वहां के लोगों ने थोड़ा सा आवाज उठाई कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो हमारे बड़ों की, बुजुर्गों की जगह है जो उस वक्त की मुगल डायनेस्टी ने हमको तोहफे में दी थी, या इसके अंदर आप कुछ हकमारी नहीं कर सकते, इसमें छीना झपटी नहीं कर सकते। तो उन्होंने शिकायत की डीडीए में। और देखिए सरकार की उदासीनता देखिए कि सरकार चाहती तो फैक्ट्स जो थे, जो रियलिटी थी, उसको अगर बयान कर देती जाके कोर्ट के अंदर तो कोर्ट मान जाता, क्योंकि जो मैनेजमेंट थी वो भी यही बात कह रही थी कि भैया 600 साल पुराना है, आपके डीडीए के रिकॉर्ड्स में मेंशन है रविदास मंदिर। एक तरफ आप राम मंदिर बनाने की बात करते हैं अयोध्या में, जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं बड़े दावे से कह सकता हूं और चैलेंज करके कह सकता हूं कि वहां पर आप मस्जिद को गिराने का काम तो करते हैं और वहां पे मंदिर बनाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तुगलकाबाद में जो ऐतिहासिक मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, लेकिन वो गरीबों का मंदिर है, शोषितों का मंदिर है, दलितों का मंदिर है, उसको आप तोड़ने की बात करते हैं। तो ये जो बातें हैं लोगों के बीच में जाकर बताने की आवश्यकता है कि इनका जो एक दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, उसको बेनकाब करने की जरूरत है। और उसके अंदर मैं एक प्रपोजल भी देना चाहूंगा कि क्योंकि तारिक अनवर साहब का एक बहुत ऊंचा कद है और ये शायद अगर पार्टी की लीडरशिप से बात करेंगे, कांग्रेस की 5 प्रदेशों के अंदर सरकार है, नीम अफजल साहब 5, और आपसे भी दरखास्त करूंगा, आप भी कह सकते हैं आप सीनियर लीडर हैं, कम से कम मुस्लिम्स के लिए जो सरकार की तरफ से पॉलिसीज होनी चाहिए, जो प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि इनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिले, मुस्लिम महिलाओं के लिए उनके सशक्तिकरण के लिए कोई प्रोग्राम स्पेशल हम लोग डिजाइन करें। और कौमी तंजीम के लेटर हेड पे अगर वो प्रपोजल आप दें और आप उसमें आप चाहेंगे कि हम सब लोग मिलके चलें, तो मैं भी उसमें आपके साथ में शिरकत करने के लिए तैयार हूँ। तो जाए तो 5 कम से कम प्रदेशों के अंदर तो हम एक पहल करें, क्योंकि हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये लोग नहीं करने देंगे, हरियाणा में भी नहीं करने देंगे। जहां जहां पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, वहां पर मुस्लिम दलितों के हित में कोई भी पॉलिसी नहीं बनेगी। मोहन भागवत ने तो अभी परसों तरसों ऐलान कर दिया है कि रिजर्वेशन के ऊपर भी डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। मतलब उनका अगला टारगेट दलितों का रिजर्वेशन भी है। तो इसके लिए बातें बहुत सारी करने की, लेकिन मैं इसको यहीं पर समाप्त करूंगा। आपने इतना मुझे सुना बड़े गौर से, उसके लिए मेहरबानी, शुक्रिया आपका। तारिक अनवर साहब बिहार के अंदर, मीर साहब आप तो बहुत पुराना जानते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं अभी बिहार का इंचार्ज था, सेक्रेटरी इंचार्ज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। मुझे बिहार में काम करने का मौका मिला, तो मैं जब तारिक अनवर साहब के क्षेत्र में गया कटिहार में, तो जिस दिन ज्वाइन करना था तो वहां पर हम लोग एक ही रथ पे हम लोग साथ जा रहे थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। तो जो जन सैलाब लोगों का था वो मुस्लिम्स का नहीं था, वहां पर हिंदू थे, उसी तरीके से गरीब लोग थे जो सड़कों पे खड़े होकर, दुकानदार सड़कों से बाहर आकर कोई अपनी मिठाइयों की ट्रे ले लेकर बांट रहा था कि आप बांटिए लोगों के बीच में। और एक जो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज थी, एक कोई फिजिकली चैलेंज बच्चा
जो एक उस पर खड़ा हुआ था, एक फ्लोर पे खड़ा हुआ था, और जब जुलूस निकल रहा था, हम गलियों में से निकल रहे थे, तो वहां पर वो अपनी अम्मा से हाथ हिला हिला के बोल रहा था कि मतलब मुझे उनको बाय करना है, तो उनकी आपकी नजर नहीं थी, तो मैंने स्पेशली आपको बोला, मैंने कि एक बार प्लीज वहां पर आप हाथ हिला दीजिए। वो बच्चा मतलब वो देख रहा था कि चारों तरफ इतना खुशी का माहौल है, चारों तरफ लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं, तो वो उसको एक एहसास इस तरीके का हुआ कि शायद कोई एक अच्छा शख्स वहां से निकल रहा है, एक अच्छा इंसान वहां से निकल रहा है, तो मुझे भी उसको उसका इस्तकबाल करना है। तो उसका वो जो नज़ारा था वो देखने को, वो दिल को छूने वाला नज़ारा था, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के बीच में शेयर किया। और मैं इनके चुनाव में भी गया, चुनाव के अंदर भी मौजूद था, बिल्कुल कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम चुनाव हार गए। वहाँ पर चारों तरफ से जिस तरीके का माहौल था, लोगों का रुझान था, पब्लिक, हमारा सर्वे था, इंटरनल सर्वे ये बता रहा था कि अगर किशनगंज के अलावा कोई दूसरी सीट अगर हम लोग जीत रहे हैं तो कटिहार है, तारिक अनवर साहब की सीट, ये उन सीटों में, जीतने वाली सीटों में हमारी गिनती थी। लेकिन जब वही बात है कि यहाँ पर जो जिस तरीके से डेमोक्रेसी का गला घोटा गया ईवीएम के माध्यम से, यहाँ पर इसके लिए भी हमें आवाज उठानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।